नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी सरकार के सामने आज एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। महिला पहलवान आप जानते हैं विनेश फोगाट को जिस तरह आज ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, अब उसमें एक बड़ी साजिश की बात उठ रही है और देश के आम लोग ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन भी इस पर सवाल उठा रहा है। और वहीं पर बीजेपी के साथी जेडीयू को भी इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। मोदी ने अपनी तरफ से विनेश फोगाट को सांत्वना देते हुए एक ट्वीट तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद उन पर सवालों की बौछार और तेज हो गई है कि कल जब विनेश एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही थी, तब मोदी ने उन्हें बधाई क्यों नहीं दी? तब मोदी क्या इतना व्यस्त थे कि 2 लाइन का ट्वीट नहीं कर सकते थे और न ही विनेश से वो बात कर सकते थे? और आज जब जैसे ही खबर आई कि अब विनेश नहीं खेलेंगी, तब मोदी का लंबा चौड़ा ट्वीट आ गया। क्या मोदी इस ट्वीट को करने का इंतजार कर रहे थे? और इतना सब होने के बाद उन्होंने सीधे सीधे विनेश से फोन पर बात क्यों नहीं की? उन्हें सांत्वना देने के लिए फोन क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आप याद कीजिए अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप हारने के बाद मोदी कैसे क्रिकेटरों से मिले थे, वो तस्वीरें सबने देखी थी। अब मोदी फौरन पेरिस नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या फोन भी नहीं कर सकते? खैर, मोदी क्या सोचकर ट्वीट या फोन करते हैं और क्या सोचकर फोन या ट्वीट नहीं करते हैं, यह उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन इधर इंडिया गठबंधन ने भी अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है। संसद में तो विपक्ष ने विनेश फोगाट के मसले पर सवाल उठाए और सरकार की तरफ से खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने जवाब देने के लिए संसद में, राज्यसभा में वो आए, तो उसके बाद फाइनली मनसुख मंडाविया को आना पड़ा। और हालांकि मंत्री जी जवाब देने की जगह हिसाब किताब गिना गए कि अब तक सरकार ने विनेश फोगाट को कितने पैसों की मदद की है। मोदी सरकार के इस रवैये पर अब इंडिया गठबंधन अपनी नाराजगी दिखा रहा है। वहीं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी इंडिया की तैयारी तेज हो गई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ साथ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इन सब ने मुलाकात की और माना जा रहा है कि इस बैठक में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चाएं हुई हैं। आइए जरा देख लीजिए, फुल स्क्रीन ले आइए क्या कुछ चल रहा है ये, और इसके बाद सीधे क्या कुछ कहा है यहां पर इस बैठक के बाद खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस ट्वीट को भी सामने लेकर आते हैं। और इस बैठक के बाद देखिए, बैठक चल रही है और इस बैठक में संजय राउत हैं, आदित्य ठाकरे हैं, केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं, सप्पल दिखाई दे रहे हैं और साथ में राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। यह बैठक बहुत अहम बैठक मानी जा रही है आज की तारीख में। इस बैठक के बाद क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जरा उस ट्वीट को देख लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसान और नौजवान अवसरवादी भाजपा गठबंधन से परेशान हैं। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता बदलाव की ओर देख रही है। आज श्री राहुल गांधी सहित शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं के साथ हमारी बैठक हुई, ये बात कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी आज बांग्लादेश की हालात, जो वहां के जो हालात हैं, उस पर मोदी सरकार को बिना नाम लिए चेतावनी दी कि जनता ही सर्वोच्च होती है और शासकों को उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कहा कि अगर उन्हें हिंदुओं की वाकई फिक्र है तो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाइए। मोदी अगर यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा कर सकते हैं तो फिर बांग्लादेश के हिंदुओं को भी उन्हें बचाना चाहिए। उद्धव ठाकरे का मोदी पर यह बड़ा हमला है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने यानी उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और खुद को भगवान से ऊपर नहीं समझना चाहिए। यह बात सीधी सीधी चेतावनी है उद्धव ठाकरे की नरेंद्र मोदी को। तो महाराष्ट्र चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे के ये तेवर बता रहे हैं दोस्तों कि मोदी और शाह के धोखे को वे भूले नहीं हैं और चुनाव जो आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव में हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी में यहां
उद्धव ठाकरे और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन तैयार है। इंडिया गठबंधन की मजबूत रणनीति के सामने महाराष्ट्र में बीजेपी घुटने टेकती हुई दिख रही है और इधर जिस तरह विनेश फोगाट को झुकाने के लिए षड्यंत्र रचने की बात कही जा रही है, उस पर भी राजनीति तेज हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि पेरिस में वजन कम करवाने के लिए विनेश फोगाट को क्या कुछ करना पड़ा, इस पर कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। जरा वो भी सुन लेते हैं। संजय सिंह कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जैसे बताया, आप लीगल एक्शन लेंगे और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या करना है, लेकिन क्या इन सब के लिए हमारे पास पूरा वक्त है? क्योंकि आज ही शाम को मैच है, सब जानते हैं। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है, बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। सर काफी दुखद है कि वो पता चला बीमार भी पड़ गई, वो कोलैप्स कर गई और क्या कहते हैं फिर उनको कोलैप्स नहीं कर गई, थोड़ा वो जैसे रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ, वही वो एकदम फिट हैं और आराम कर रही हैं वो विलेज में। सर लेकिन अभी जैसे आप सब जानते हैं, देश को क्या मैसेज देना चाहिए कि देश में जश्न का माहौल था कि एक और मेडल आ गया, सिल्वर आ गया, कम से कम सिल्वर अश्योर हो गया, गोल्ड भी आ जाएगा, देश को एकदम जश्न का माहौल था और अब देश में बिल्कुल दुख का माहौल छाया हुआ है, पूरे देश में सिर्फ वो यही बात हो रही है अभी, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए कि कुश्ती में महिलाओं का पहला, अगर सिल्वर आ जाता वो भी महिलाओं का पहला मेडल होता और गोल्ड आ जाता वो भी महिलाओं का पहला, क्योंकि कुश्ती में भी गोल्ड आया नहीं है। तो यह तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्य कहेंगे हमारे देश के लिए कि जो ये वजन की वजह से ये गड़बड़ा गया। बिल्कुल सर, आप अपने तरफ से अभी विनेश को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि जैसे आपने बताया हाइड्रेशन मिल रहा है अभी उनको। अभी तो वहाँ पूरी टीम उनके साथ, पूरी डॉक्टर सब लोग अपने, हमारे वहाँ सेफ डिमिशन गगन नारंग जी हैं, पीटी उषा मैडम वहाँ पहुँच गई हैं, सब लोग उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं सब दी जा रही हैं। और आप देश से क्या गुहार लगाना चाहेंगे, अभी क्या सपोर्ट कीजिए? अब देश से यही गुहार लगाएंगे कि भाई देश के भाग्य में ये महिला मेडल नहीं था, इनका मेडल नहीं था, अब उसके लिए हम दुख ही प्रकट कर सकते हैं। सर एक सवाल और कि हमारे और भी पहलवान हैं, जैसे कि बड़ा ही दुखद रहा अब तक निशा दहिया का आपने देखा इंजर्ड हो गई, बहुत अच्छा खेली थी, इंजर्ड हो गई, बहुत अच्छा खेली थी, डिस्क्वालीफाई हो गई, तो ये क्या कहते हैं, ये एक तरह से अभी इस बार के लिए रेसलिंग की शुरुआत जो है शुभ संकेत से तो नहीं हुई है? नहीं, शुभ संकेत नहीं है ये, क्योंकि अभी आज अंतिम का भी मैच है, आज उनका भी मैच है, क्वालिफाइंग मैच है से, और क्वालिफाइंग करेंगे, सेमीफाइनल तक जाएंगे। सर बाकी के जो और खिलाड़ी हैं, जो तैयारी देखिए हमारे खिलाड़ियों की बहुत अच्छी है और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये दिख भी रहा है। निशा का भी आप लोग देखें और उसके बाद इनका भी देखें। अब दुर्भाग्य के लिए और किस्मत के लिए कुछ नहीं कर सकते, उस पर ऊपर वाला ही जो मदद करना होगा करे। और पदकों की उम्मीद है इस बार? अभी बिल्कुल अभी 2 पदक की अभी। तो आप सुन रहे थे यहां संजय सिंह को, जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और वहीं बॉक्सर विजेंद्र सिंह, जी हां नाम सुना होगा आपने, बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी इसे अजीब मामला बताया है, जबकि आप जानते हैं कि विजेंद्र सिंह अब बीजेपी के सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव के समय ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी चले गए थे। विजेंद्र सिंह की बाइट में भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि विजेंद्र सिंह बीजेपी में अब हैं और अपनी ही पार्टी को घेर रहे हैं, सुनिए। हमने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। आई पार्टिसिपेटेड इन 3 ओलंपिक्स और मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की, तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है, बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें होती है नहीं मालूम, जैसे 2 वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है, वहां पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर, और इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है, बिकॉज हमने अभी तक 3 जिंदगी में ओलंपिक है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो
और ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है, तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई ना कोई साजिश है ये। बिल्कुल। और जो वहां पे जो अथॉरिटीज गई है हिंदुस्तान की, चाहे वो कहते कि XYZ, कोई भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वहां पे जाके उनको अपना प्रोटेस्ट और कहते कि अपना ऑब्जेक्शन वहां पे दर्ज कराना चाहिए कि लाइक हिंदुस्तान बिल्कुल खुश नहीं है इस डिसीजन से जो आपने लिया है, तो उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कीजिए। और जो जो भी कहते हैं अपनी ओर से कड़े कदम हो सकते हैं वो उठाइए। और आपको लगता है कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो अपना बैग उठाइए और चुपचाप वापस हिंदुस्तान आ जाइए। उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई खैरात में नहीं आया, कोई यहाँ पे हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट एथलीट हैं, तभी हम पेरिस पहुंचे और हमने प्रूव किया। ये नहीं कि आप 100 ग्राम ऊपर वेट दिया और आपको निकाल दिया, तो ऐसे नहीं होता कभी। जी, आई थिंक आप प्रोटेस्ट दर्ज कराइए और आपका ऑब्जेक्शन सही है, वाजिब है, और कहीं कोई हमारे एथलीट की या कोई टीम की कोई गलती नहीं है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक अच्छे हिंदुस्तानी के होने के नाते कहते हैं आपको बायकॉट कर देना चाहिए ओलंपिक का और चुपचाप आ जाना चाहिए बगैर। तो इंडिया के खिलाफ यहां कोई ना कोई साजिश, विनेश फोगाट के खिलाफ कोई साजिश हुई है, ये बात यहां साफ साफ सुन सकते हैं आप। विजेंद्र सिंह कह रहे थे, जो अब बीजेपी के नेता हैं और ये भी ओलंपिक खेल चुके हैं और पदक ला चुके हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और दूसरी तरफ जेडीयू नेता केसी त्यागी तो इस मामले में षड्यंत्र का पता लगाने में जांच कमेटी बैठाने की भी मांग कर दी है कि षड्यंत्र कोई ना कोई है और इसके लिए आप जांच कमेटी बैठाइए, सरकार से उन्होंने मांग कर दी है। अब बीजेपी नेता और उसके साथी ही षड्यंत्र की बात करें तो फिर विपक्ष के आरोपों का दम बढ़ जाता है। दोस्तों, क्या विनेश फोगाट के साथ हुई नाइंसाफी में अब फंस गई है सरकार? यह बड़ा सवाल है और इसी सवाल को जरा आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्या विनेश फोगाट के साथ बेईमानी हुई है? आखिर किसने की बेईमानी, अगर बेईमानी हुई है तो? और जैसा बता रहे थे अभी, चूंकि खिलाड़ी हैं विजेंद्र कुमार और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या कुछ होता है वहां। 100 ग्राम 50 ग्राम ऊपर नीचे होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 100 ग्राम 50 ग्राम, और जबकि मैच जो है वो सुबह नहीं शाम को होना है, और उसी श्रेणी में 50 किलोग्राम की श्रेणी में ऑलरेडी अगर विनेश फोगाट खेल चुकी हैं और वो आज फाइनल में हैं, तो उन्हें हटाया क्यों गया? कुछ तो होगा। और इन सबको कुछ के पीछे अगर देखें तो इंडिया गठबंधन जो अल्टीमेटम दे रहा है, उद्धव ठाकरे जो अपनी बात कह रहे हैं, उसमें भी दम है। चलिए उस बात को ही आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। जरा हमारे साथ वरिष्ठ साथी कुछ जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, विनेश फोगाट से लेकर इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई है, उस पर भी चलेंगे, तैयारियां जो हैं इंडिया गठबंधन की, और साफ साफ यहां एक राजनीतिक बू नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत जैसे खबर आती है कि ये बाहर कर दी गई हैं विनेश फोगाट, तुरंत आप देखिए सेकंड नहीं बीतता है कि नरेंद्र मोदी, लगता ऐसा है कि बस इंतजार था कि अब इसको क्लिक करना है और ऑन मतलब पब्लिक कर देना है, और उनका ट्वीट आ जाता है। कैसे देखा जाए? राजीव जी, पहली बात तो विनेश फोगाट ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, शानदार खेली हैं वो, और वहाँ से वो मेडल भले न लाए लेकिन वो जीत कर आई हैं। और ये जीत केवल ओलंपिक में नहीं है, ये इस जीत का बहुत बड़ा हिस्सा जंतर मंतर से जुड़ा हुआ है, जहाँ उस बारिश की रात हम आप भी थे और हम देख रहे थे कि साक्षी मलिक को फीवर था और उनके लिए कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, बारिश हो रही थी, कोई शेल्टर नहीं था। ओलंपिक चैंपियंस सड़क के किनारे फुटपाथ पे तिरपाल के नीचे बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने देखा था, वहां से लाइव भी किया था। जी, न्यूज पॉइंट वहीं से लाइव किया था हम लोगों ने। तो विनेश फोगाट की जीत मामूली जीत नहीं है, वो इतने बड़े ताकतवर निजाम से लड़ रही थी, एक बाहुबली सांसद से लड़ रही थी। पूरा दिल्ली पुलिस उनको घसीट रहा था, तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल है जी। किस तरीके की मानसिक यातना के चलते उन्होंने ओलंपिक में गई, क्वालिफाई किया और एक दिन में 3-3 मैच जीते।
ये मामूली बात नहीं है। और उस जीत को मेडल होने ना होने से इसका कोई फर्क नहीं है। वो चैंपियन है और चैंपियन रहेंगी, पहली बात। जी दूसरी बात कि देखिए, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम कैटेगरी में खेलती रही है। 53 किलोग्राम से वो 50 किलोग्राम में आने का उन्होंने फैसला किया। अपनी कोई रणनीति होगी जीतने की हारने की, और क्योंकि उन्होंने 53 किलोग्राम से 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो आई, तो वो अनसीडेड थी वहां पे, जिसकी वजह से उनका पहला ही मुकाबला एक वो पिछले बार के ओलंपिक की चैंपियन से हुआ, उससे हुआ जिसने लगभग 2 साल तक कोई मैच नहीं हारा, उसको हराया 5 मिनट में, 5-6 मिनट में हरा दिया उसको। जी ऐसे 2 मैच और जीते उन्होंने। तो विनेश फोगाट, और उस दौरान उनका वेट काबू में था, निर्धारित सीमा के अंतर था। जब फाइनल में हुआ तो 100 ग्राम ज्यादा था। हम सब जानते हैं कि जब उनका वेट ज्यादा आया तो उन्होंने रात भर कुछ खाया नहीं। खबरें तो यहाँ तक है कि वो जो 3 जीते मुकाबले, उस दौरान वो वेट की वजह से कुछ खानी नहीं थी, भूखे पेट लड़ा उन्होंने। आप देखिए क्या हिम्मत है उनकी, और भूखे पेट लड़के उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। उसके बाद जब वो वेट उनका ज्यादा आया तो रात भर उन्होंने साइकिलिंग की, दौड़ भाग की कि वेट कम हो जाए, लेकिन वो दुर्भाग्यवश नहीं कम हो पाया। अब इसमें देखिए गलती कहाँ है, 2 बड़ी स्पष्ट तौर पे मैं, एक तो इसको खेल के जो विशेषज्ञ लोग बताएं कि क्या ये फैसला हो सकता था कि वो फाइनल में वॉकओवर दे देती। तो पिछले मैच जो उन्होंने जीते थे, उस मैच में उनके वेट जो था वो कम था, निर्धारित सीमा के अंतर्गत था, तो वो मैच माने जाते। तो क्या वो मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रोंज मेडल की उम्मीद वहां थी? ये खेल के विशेषज्ञ बताएंगे जिनको नियमों की जानकारी है। लेकिन ये संभावना मुझे दिखती है कि यह फैसला होना चाहिए था अगर उनका वेट कम नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात कि वजन खिलाड़ी का, खिलाड़ी की डाइट, खिलाड़ी की पूरी दिनचर्या खिलाड़ी के काबू में नहीं होती है। ये टीम का मैनेजर है, कोच है, डाइटिशियन है, उनकी जिम्मेदारी है। उनको मॉनिटर करना चाहिए था, मॉनिटर कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर रहे थे। तो ये कैसे चूक हो गई? मुश्किल काम होता है, और खासकर उस खिलाड़ी के लिए जो 53 किलो की कैटेगरी में खेल रहा था और वो 50 किलो की कैटेगरी में आए, तो मुश्किल काम है। और खिलाड़ियों का वजन हमारी आपकी तरह नहीं होता कि बॉडी में लिक्विड बहुत है और हमने थोड़ा सा दौड़ भाग की और 100, 200, 400 ग्राम कम हो जाता है। हम तो 1 घंटा 2 घंटा भी ट्रेडमिल पे चलेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। तो खिलाड़ी तो ऑलरेडी जो है उसकी मांसपेशियां और शरीर की बनावट फर्क हो जाती है। वहाँ 100 ग्राम आसान नहीं होता है। रात भर देखिए उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर भी 100 ग्राम नहीं कम हुआ। तो ये जांच का विषय है। पहली बात, सुबह ही मैंने इस पे लिखा कि इस पे जांच होनी चाहिए। जो टीम के कोच हैं, जो मैनेजर हैं टीम के, जो डाइटिशियन हैं, उन सब की, कि ये फैसला क्यों नहीं हुए और ये कैसे हो गया कि ये चूक हो गई। क्योंकि खिलाड़ी के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता है कि वो क्या पिए, कितना पिए। नाप के पानी पीना पड़ता है वजन की वजह से, और कितना पानी पिए कि वो डिहाइड्रेट भी ना हो, और वो डिहाइड्रेट हो गई और अस्पताल में उनको भर्ती करना पड़ा। हालांकि अब स्वस्थ है वो। तो राजीव जी, ये बिल्कुल वाजिब डिमांड है कि इसकी जांच होनी चाहिए। पीटी उषा वहाँ पे हैं, वो अपील कर रही हैं, लेकिन ओलंपिक के नियम बड़े सख्त होते हैं जी, और उसमें कोई रियायत या ग्रेस की संभावना या गुंजाइश अभी नहीं लगती है मुझको फिलहाल। क्योंकि खासकर वेट वाले मामले में कोई रेस हो जिसमें किसी को बॉडी टच हो जाए और अवरोध उत्पन्न हो जाए,
उसमें शायद कैमरे का एंगल वैंगल देखकर एक रियायत दी जा सकती है, दी गई भी है रियायत, इसी ओलंपिक में दी गई है। लेकिन वजन के मामले थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होते हैं, और वो क्योंकि कैटेगरी का मामला है, दूसरी कैटेगरी में चले जाता है खिलाड़ी, इस वजह से मुझे लगता है कि ये फैसला तो अब हो गया है। और लेकिन विनेश चैंपियन है और वहाँ से वो चैंपियन बन के लौटी हैं, और देश को उन पे गर्व है, देश का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। राजीव जी, आपने पूरा का पूरा जो वहां का टेक्निकल पहलू है उसकी बात की। अब जरा आना चाहता हूं टेक्निकल से बाहर निकल के देश के राजनीतिक पहलू पे आकर चर्चा करना चाहता हूं। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं और समझना चाहता हूं राजनीतिक पहलू। आखिर अगर वेट ज्यादा था, क्योंकि आप वेट अपने जिस रूम में रहते हैं, जो आपकी टीम है वो भी वेट करती होगी, और उसके बाद आप वेट करने के लिए गए, सवाल यह भी उठता है कि जब आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा था तो आप कुछ और बहाना कर सकते थे। आप कह सकते थे कि बीमार हो गए, तबीयत खराब है, डिहाइड्रेशन है, कुछ और है, और वॉक ओवर देते, आपको सिल्वर मिल जाता। क्योंकि आप खेले नहीं और आप फाइनल में हैं, खेलेंगे तब गोल्ड के लिए खेलेंगे। यहां जो खेल आज होना था वो गोल्ड के लिए होना था। जो हारेगा वो सिल्वर लेगा और जो जीतेगा वो गोल्ड लेगा। लेकिन अगर आप छोड़ देते तब भी सिल्वर आपके हाथ में था। तो कौन आखिर साजिशन क्या आपको ले जाया गया आपका वजन करवाने के लिए? यह भी एक सवाल उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं, आप याद कीजिए जब चर्चा कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी, पीटी उषा उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी विनेश फोगाट और इन तमाम महिला जो खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ क्या क्या कह रही थी। अब वो भाजपा की सदस्य भी हैं पीटी उषा। क्या यहां किसी साजिश की बू नहीं आती? क्या यहां पर, क्योंकि यह चर्चा हम अपने मन से जो कर रहे हैं, इस चर्चा को आम जो चर्चा है, जो बातें लगातार हो रही हैं कि यहां किसी न किसी साजिश की शिकार हुई हैं विनेश फोगाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हुए कि हमारी एक खिलाड़ी अब फाइनल में पहुंच गई है, वो या तो गोल्ड लाएगी या सिल्वर लाएगी, लेकिन एक ट्वीट नहीं करते हैं, एक ट्वीट नहीं करते हैं। और उसके बाद जैसे वो आउट होती है, जैसे उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और तत्काल ट्वीट करते हैं। इसके क्या मायने निकाले जाएं? उंगली तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी उठ रही है कि आखिर आप नहीं चाहते थे। ये वही महिलाएं हैं, वही लड़कियां हैं जो आपकी सरकार में ही उस समय सांसद था, उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। वो भी किस बात के लिए आवाज बुलंद कर रही थी, आप और हम सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है। उसके बाद आप चुप रहे, चुप्पी साधे रहे। क्या यहां साजिश? और केसी त्यागी जो बात कह रहे हैं वो आपके सरकार में सहयोगी हैं। विजेंद्र जो बात कह रहे हैं वो आपके साथी हैं, भाजपा में हैं। ऐसे बहुत आपके साथी हैं। और मनसुख मंडाविया जो बात रख रहे थे सदन के अंदर, वो ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हमने कितनी मदद दी, आप एहसान बता रहे हैं। कोई खिलाड़ी यहां से जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, आप एहसान बता रहे हैं। ये सारी चीजें अगर इसको फ्रेम किया जाए, सुनील शुक्ला जी, कैसे फ्रेम किया जाए? धन्यवाद राजीव जी। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, और यह देश की प्रतिष्ठा के साथ एक खिलवाड़ है। सवाल है कि जितने खिलाड़ी होते हैं उससे कई गुना ज्यादा संख्या में प्रबंधक लोग जाते हैं। वहां टैक्स पेयर के पैसे से विदेशी मुद्रा खर्च करके लोग जाते हैं केवल प्रबंधन के लिए। क्यों जाते हैं आप इसलिए जाते हैं ना कि खिलाड़ियों को जो जरूरत। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, रणदीप सुरजेवाला, जरा देख लेते हैं सुनील जी, थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या कांग्रेस कह रही है, क्योंकि पीछे जो फोटो है उससे साफ समझ में आ रहा है मसला यही है जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जरा देखते हैं, सुनते हैं। भारत के स्पोर्ट्स इतिहास में सदा सदा के लिए, युग युगांतर तक, सदियों तक लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी विनेश फोगाट, जिसने 7 घंटे में प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर इस देश का तिरंगा पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग के मैदान में ऊपर फहरा दिया।
यूवी ससाकी, जो दुनिया की रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने पिछले 82 बाउट्स में, पिछले 82 बाउट्स में एक बाउट भी नहीं हारा, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और विनेश फोगाट ने क्षणों में खेल के मैदान में खेल की भावना से उसको हराकर भारत के तिरंगे को लहरा दिया। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। आज देश के 140 करोड़ से अधिक लोग स्तब्ध हैं। स्पोर्ट्स की राजनीति पर बलि चढ़ा दिया गया है, ये कह रहे हैं। और कांग्रेस की बात यहां पर बहुत हद तक उसी दिशा में जाते हुए, और अभी देख रहा हूं कि अमेरिकी रेसलर भी इनके सपोर्ट में आ गए हैं और सिल्वर मेडल देने की मांग हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। चलिए वो सब वहां टेक्निकल चीजें वो जाने, लेकिन हमारे देश के जो राजनेता हैं, जो सत्तारूढ़ दल हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए सुनील शुक्ला जी। इस साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि आप बात बार बार ये कही जा रही है कि 53 किलो वर्ग में विनेश फोगाट कुश्ती लड़ती थी, उन्होंने 50 किलोग्राम में अपने आप को कर लिया। तो क्या ये दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी हैं या खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना वजन का जो क्षेत्र उसको बदला है? तो खिलाड़ी करते रहते हैं। जिस समय हम किसी मैच में हमारी स्थिति थी कि हम 53 किलो वर्ग में रहेंगे, हम वेट कम हो गया 50 किलो वर्ग में चले जाएंगे। और जब वो क्वार्टर, सेमीफाइनल और प्री क्वार्टर में जब क्वालिफाई की, तो क्या उनका वजन 50 किलो में नहीं था? उस समय तो जितनी भी शर्तें थी उस सभी शर्तों को पूरा कर रही थी। तो आज ये बात कैसे क्यों कही जा रही है कि तो 53 किलोग्राम में थी और 50 किलोग्राम में खेल रही थी? तमाम खिलाड़ी करते हैं, इस तथ्य से थोड़ा कोई इनकार कर सकता है। दूसरी चीज की जो टेक्निकल चीजें हैं कि गोया कि आपको ये लग रहा है कि हमारे खिलाड़ी का वजन 50 ग्राम 100 ग्राम अधिक है, जो मानक है, तो आप अपने आप को विड्रा तो कर ही सकते हैं, घायल तो बता ही सकते हैं। ये तो खेल प्रतिस्पर्धाओं में देखा जाता है कि घायल है, हम बाहर हो गए, और जो हमारा जो दूसरा मेडल है वो आपको मिल जाएगा। यह देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रबंधक लोग किस बात के लिए जाते हैं? अभी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी गए हुए हैं पाद्रीवाल साहब, उनका एक बयान मैं कहीं पढ़ रहा था। तमाम बातें आप कह रहे हैं, उसमें आप स्वीकार आप ये कहिए ना, आप कह रहे हैं कि 53 किलोग्राम में थी, ठीक है 53 किलोग्राम में थी, लेकिन जब वो प्री क्वार्टर और सेमीफाइनल खेल रही थी तब भी तो 50 किलोग्राम में थी। क्या बिना वेट लिए उसको खेलने दिया गया था? उन तीनों प्रतिस्पर्धाओं में तो वह जो वेट सीमा है उस सीमा में रह करके अपना मैच खेल रही थी और जीत करके आई। तो अब 53 और 50 का विवाद कहां से आ गया? दूसरी चीज कि अगर आप ये देख रहे हैं कि फाइनल के मैच के पहले उनका वेट बढ़ जाता है किन्हीं कारणों से, तो वेट बढ़ने का अगर वह नियंत्रित नहीं होता तो क्या अन्य विकल्प आपके पास नहीं थे? और ये बढ़ कैसे गया? कोई खिलाड़ी अपने मन से तो कुछ खा पी नहीं सकता। अगर खा पी सकता है तो आप किस बात के लिए हैं? और दूसरी चीज कि अगर आप इतनी बड़ी घटना, माने आप इस प्रतिस्पर्धा में आप गोल्ड मेडल का दावेदार होने जा रहे हैं और आप इस तरह की लापरवाही कर सकते हैं। लापरवाही भी अपने आप में एक तरह की साजिश है। अगर लापरवाही भी है तो भी एक साजिश है। कैसे आप इनकार कर सकते हैं? पूरा आप जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ देखिए कितने लोग लगे रहते हैं, पूरा देश लगा रहता है, संघ लगा रहता है, आप एक चीज की कमी न होने पावे। अब आपकी व्यवस्था का आलम तो यह है कि हॉकी खिलाड़ियों को एसी तक नहीं मिला और आप उनको मिला जब सेमीफाइनल में प्रवेश कर गए। ये तो आपकी व्यवस्था है। और आप कह रहे हैं कि खिलाड़ियों के साथ हम जितनी व्यवस्थाएं हैं सब हमने तमाम तरह के सहयोग प्रदान किए हैं। विनेश फोगाट के साथ जो कुछ भी हो रहा है यह निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल है
सवाल इस बात का है, और ये साजिश की बात सिर्फ सही है कि जब विनेश फोगाट जीत रही थी तब किसी ने बधाई नहीं दी, प्रधानमंत्री तक ने बधाई नहीं दी, आम लोगों ने बधाई दी, और जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई तब आप सहानुभूति दिखा रहे हैं। और उसके बाद भी जो ट्रोल आर्मी है वो तरह तरह की बात कर रही है कि आप 2016 के टोक्यो ओलंपिक में भी इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, तो क्या मतलब हुआ इसका? सवाल है कि अगर किसी भी मैच में डिस्क्वालीफाई किया गया हो तो कोई उस उदाहरण के आधार पर आप इस डिस्क्वालिफिकेशन को वैध थोड़ा ठहरा सकते हैं। उस टोक्यो ओलंपिक में तो उन्होंने क्वार्टर प्री क्वार्टर सेमीफाइनल नहीं जीता था। कई डिस्क्वालिफिकेशन के कई कारण होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हम सेमीफाइनल तक जीत के चले आए और गोल्ड मेडल के दावेदार हो गए, उस जगह पर तो पूरे इंडियन कंटिजेंट की जिम्मेदारी थी कि जितने आवश्यक एहतियात हैं सब बरते जाने चाहिए थे। किसी तरह की कोई छूट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई लापरवाही होनी नहीं चाहिए थी। कुश्ती महासंघ क्या कर, विनेश फोगाट ने तो अपने ट्वीट में पहले ही कहा था, अभी भी कहा उन्होंने कि उन्होंने अपने कोच और संघ के लोगों को चेतावनी दिया था कि मुझको बाहर करने की साजिश की जा रही है। तो आप एहतियात क्या बरता? अगर आप एक गंभीर थे तो इस खिलाड़ी को लेकर के, इनके वजन को लेकर के, इनके परफॉर्मेंस को लेकर, इनकी सुविधाओं को लेकर के आपकी सतर्कता क्या थी? कैसे हो गया ये? और अगर व्यवस्था की बात की जाए, अगर ये लगा कि नहीं 50 किलो वेट का जो अधिकतम सीमा उससे बाहर पास हो रही, तो इसका भी तरीका है। आप महावीर फोगाट का बयान सुन लीजिए, अन्य खिलाड़ियों का बयान सुन लीजिए जो ये कह रहे हैं कि आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई, अपने आप को ही वो विड्रा कर सकते हैं। ये तो छूट है, लड़ने के लिए कोई मजबूरी थोड़ी है किसी की। अगर कोई घायल हो जाएगा तो क्या करेगा वो? अगर कोई खिलाड़ी मान लीजिए कि घायल ही हो गया, अगर विनेश फोगाट घायल ही हो गई होती तो क्या होता? क्या मतलब ओलंपिक से उसको बाहर कर देता? ये तो नियम नहीं है। जो आपका, अगर आप उस अधिकतम जो आप मेडल मिलना चाहिए, अगर उसके लिए आप संघर्ष नहीं करते हैं, मैदान में नहीं उतरते, तो जो हारे हुए खिलाड़ी को मिलना चाहिए वो दे होता है। आप ये व्यवस्था तो कर सकते थे। और संजय सिंह के चेहरे से लग रहा था क्या कोई इस विषय को इतना गंभीर मान रहे हैं? हर चीज आप एकदम ऐसा कैजुअल ले रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ओलंपिक में मेडल जीतना या कोई प्रतिस्पर्धा जीतना सामान्य बात होती है। दुनिया के श्रेष्ठतम खिलाड़ियों से आपको मिलना होता है, जो तमाम तरह के प्रशिक्षण, तमाम तरह की सुविधाओं, तमाम तरह की तकनीकी जानकारी के साथ उतरते हैं वो। और उसमें अगर आपका कोई खिलाड़ी, जो आप खुद कह रहे हैं कि महिला रेसलिंग में पहली बार कोई आपको मेडल मिलता, आप इतनी अगंभीरता हो सकती है। कोच के स्तर पर, डाइटिशियन के स्तर पर, चिकित्सकीय व्यवस्था के स्तर पर, प्रबंधकीय स्तर पर, हर तरफ इस बात की इसमें लापरवाही हुई है। और मैं मानता हूं कि ये आपराधिक लापरवाही है, ये सामान्य लापरवाही नहीं है। विनेश फोगाट आज मतलब एक आशा की किरण बनी हुई थी, आप एक बड़ा मैच प्रतिस्पर्धा जीत करके आएगी, और अचानक से आपको ये लगता है कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए विनेश फोगाट से ज्यादा विनेश फोगाट के खेल कूद को देखने वाले, प्रबंधन करने वाले लोग जिम्मेदार हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आज इस मैच में विनेश फोगाट को किसी अगर पदक से वंचित किया जा रहा है तो इसके लिए जो प्रबंधन में लोग लगे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। और सही कहा ब्रिजेंद्र सिंह ने कि इसमें मजबूती के साथ प्रतिवाद दर्ज किया जाना चाहिए। आपने कितना प्रतिवाद दर्ज किया? मुझको तो जो पादरीवाल साहब उनका बयान पढ़ के तो मुझे नहीं लगता है, तो खुद ही ऐसी बात कर रहे हैं कि विनेश फोगाट ही जिम्मेदार है। तो आप प्रतिवाद क्या दर्ज करेंगे? ये जितने भी बातें कही जा रही हैं वो बेमानी है। अगर विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल में या अपनी पहली प्रतिस्पर्धा में ही वेट अधिक होने की वजह से मैच से बाहर हो गई होती, हम किसी को ऐतराज नहीं होता। हर प्रतिस्पर्धा के पहले वेट ली जाती है कि आप उस सीमा में हैं कि नहीं है। अगर उस सीमा में अगर आप नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। अगर सेमीफाइनल तक आप जीत के चले आए तो बाहर का सवाल, ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि वो 53 किलोग्राम वजन की खिलाड़ी थी और 50 किलोग्राम में वो चली आई, तो उस वर्ग में चली आई, उन्होंने अपने आप को ढाला। अब ये सवाल कहां से पैदा हो गया? किस बात के लिए पैदा हो गया?
ये महावीर फोगाट क्या बात को सुनिएगा, इन्होंने ये भी कहा कि सुन लेते हैं महावीर फोगाट को क्या कुछ कहते हैं। चलिए आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए, फिर सुनते हैं। जी तो सवाल इस बात का, तो मेरा अपना मानना यह है कि यह एक तरह ये गंभीर लापरवाही है, और जो घटनाक्रम है, जो स्थितियां लग रही हैं, उसे साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। और यह साजिश सामान्य, ये विनेश फोगाट के साथ साजिश नहीं है, यह पूरे देश के सम्मान के साथ साजिश है। यह देश के सम्मान को गिराना है, यह देश के गौरव को गिराना है। इससे किसको लाभ मिल जाएगा, किसको नुकसान हो जाएगा, यह विषय एकदम अलग है। यह कि आप देश की प्रतिष्ठा के साथ साजिश कर रहे हैं और किसी भी तरह से इसको माफ नहीं किया जा सकता। यह गंभीर जांच का विषय है और ये सभी तथ्य पूरे देश की जानकारी में आने चाहिए कि क्या क्यों स्थितियां बनी। और अतीत को लेकर के यह बात, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकता कि 53 किलो से 50 किलो आ गई, हमने ये कहा था, हमने वो कहा था, ये कोई मतलब नहीं है। अगर वह अपने प्रारंभिक मैच में ही अपने भार की वजह से बाहर कर दी गई होती तो यह तर्क लगता कि आप जिस वर्ग के खिलाड़ी हैं, आपने अपने आप को क्यों चेंज किया। अगर उन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी टेक्निक से, अपने अभ्यास से अपने आप को उस किलोग्राम में लेकर के चली आई जिसमें वो खेलना चाहती थी और सेमीफाइनल तक गई, तो यह बात बेमानी है। इस बिना पर इनके डिस्क्वालिफिकेशन को जायज नहीं ठहराया जा सकता, तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता कि उनके निर्णय गलत थे। उनका निर्णय तभी गलत हो गया होता अगर शुरुआती मैच में हार जाते। सेमीफाइनल में जीतने के बाद यह तर्क दिया जाना गोया कि आप खिलाड़ी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से आप बचने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा महावीर फोगाट को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधा चलते हैं, जरा सुन लेते हैं। अभी चर्चा कर भी रहे थे सुनील शुक्ला जी, सुनते हैं महावीर जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊँ मैं भाई। तो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी। आज जो खुशी का दिन था, जो सुबह उठते हैं, जो भैया तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी। और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरा कहना बोलिया नहीं था। मेरे परिवार में किसी से बात हुई या बजरंग वगैरह? ना सर, किसी बात नहीं, सिर्फ बजरंग का टेलीफोन आया था, पापा ऐसी बात हो। वह जो संगीता टेलीफोन था, वही रोने लगी। तो क्या उम्मीद लग रही है अब? देखो क्या पता, मैं तो मेरे को पता नहीं चीज़ का है। ये 100 ग्राम का जो फर्क है, क्या कुश्ती में ही जायज है? जो रूल्स हैं क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है, जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम है तो उसमें बाद लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं है, तो ये क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, वो जो बात करेंगे बजरंग और सब मिल करके विचार विमर्श करके बात करेंगे। तो देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बस देशवासियों के लिए मैं यूँ कहता हूँ भाई, निराश ना हो, एक दिन जो करेंगे। मैं अगला 28 का ओलंपिक, उसके लिए जो मैं संगीता को उसमें कुश्ती दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ, उसके भी जो पीछे ला के जो, और बजरंग को बोले हमने भी करो कोशिश, और फिनिश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल का नहीं होते। मैं कहूँ बेटा 4 साल और करो, आप दोबारा तैयारी कराएंगे? हाँ बिल्कुल, कहूँ अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं होते। 4 साल ज़्यादा नहीं होता, दोबारा तैयारी करवाएंगे। ये हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं एक जगह रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं लंबा सफ़र है, कैसे तय करेंगे। लेकिन आप देख रहे थे महावीर फोगाट जो कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और यहाँ से एक ऊर्जा, एक ताकत, एक हिम्मत बढ़ती है कि चलिए ये पड़ाव हम इसको पार नहीं कर पाए तो क्या आगे लंबी छलांग है और लगा लेंगे हम। और ये बात यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातचीत यहाँ पर हो रही थी जो आप सुन रहे थे, और उनसे पहले हमारे 2 साथी अपनी अपनी बात कह रहे थे। आपने सुन लिया, सुनील शुक्ला जी की बात आपने सुनी, प्रशांत टंडन जी की बात आपने सुनी। जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी के पास आता हूँ, फिर धनंजय जी जुड़े हुए हैं, थोड़ा फोगाट से भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और देश में और भी बहुत कुछ चल रहा है वो भी समझेंगे। एक तरफ आज राहुल गांधी लोको पायलट से के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात उन्होंने की है, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है। उस ट्वीट को अगर ला सकते हैं तो ले आइए। और अभी तक ये कहा जा रहा था कि जिन लोको पायलट से राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी वो फर्जी हैं, लेकिन वो उनके साथ अगर राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं रेल मंत्री से, तो समझिए
ट्रोल आर्मी कहां जाती है। आज संसद भवन में लोको पायलटों से फिर मुलाकात की, जहां उन्होंने पर्याप्त आराम और केबिन में बुनियादी सुविधाओं की अपनी मांगों को दोहराया। प्रतिदिन रेल से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है और बिल्कुल जायज अनुरोध है। लोको पायलटों की रेल मंत्री जी से मुलाकात करवाई, जिन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और उनकी चिंताओं पर गौर करने का वादा किया। देशवासियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इन समस्याओं के हल पर अमल सुनिश्चित करूंगा, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर राहुल गांधी की, और यहां से राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। एक तो ये कि अभी तक आप कह रहे थे कि जिनसे आप मिल रहे हैं वो फर्जी हैं, वो लोको पायलट नहीं है, याद होगा। और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को ले जाकर आज रेल मंत्री से मिलवा भी रहे हैं राहुल गांधी, मिलवाकर ये कह रहे हैं कि आप जो कह रहे थे, आपकी बातें फर्जी थीं, हमारा काम फर्जी नहीं था। लेकिन ये दबाव जो इंडिया गठबंधन बना रहा है और जो अल्टीमेटम इंडिया गठबंधन दे रहा है, पेश कर रहा है, और जो चीजें उधर पेरिस से, जहां ओलंपिक चल रहा है, वहां से आ रही हैं, इन सबको अगर साथ में मिलाया जाए तो परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं सत्ता पक्ष के लिए। कैसे देखा जाए, आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर राजीव जी, सत्ता पक्ष के लिए परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई दिखाई देती हैं और जो सियासत का अखाड़ा है उसमें भारतीय जनता पार्टी चित्त होती हुई दिखाई पड़ रही है। अयोग्य भले ही विनेश फोगाट ठहराई गई हो खेल के मैदान में, लेकिन सियासत के मैदान में भारतीय जनता पार्टी अयोग्य ठहराई जा रही है। और राजीव जी, जिस तरीके से राहुल गांधी आज मिले रेल मंत्री से लोको पायलट्स को साथ में लेकर, और उन्होंने जो मुलाकात कराई लोको पायलट की और फिर जो ट्वीट किया लोको पायलट की समस्याओं के बारे में, देश में बता दिया कि जिन लोको पायलट्स को फर्जी बताया जा रहा था वो लोको पायलट असली थे। जो समस्याएं उन लोको पायलट्स ने बताई थी वो समस्याएं असली थी। मंत्री जी का बयान फर्जी था, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी फर्जी थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो हलकारे हैं वो फर्जी थे। समस्याएं असली हैं, समस्याएं असली लोगों ने बताई थी राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने उन्हीं समस्याओं को उठाया था। तो राहुल गांधी ने जो ये दाव मारा है राजीव जी लोको पायलट्स को रेल मंत्री से मिलवाने का, अगर ये लोको पायलट फर्जी थे तो रेल मंत्री को चाहिए था तुरंत उनको करवाते कि राहुल गांधी फर्जी लोको पायलट्स को लेकर के आए हैं। तो जब राहुल गांधी उन लोको पायलट्स को लेकर मिल रहे थे तो उनकी समस्याएं भी बताई जा रही थी। तो समस्याएं वही थी जो राहुल गांधी को बताई गई थी, और राहुल गांधी ने पूरे देश को समस्याएं बताई थी, वो वीडियो जारी किए थे। तो ये राजीव जी एक तरीके से जो राहुल गांधी ने किया है, ये सरकार को उसके मैदान पर ही जो है पटखनी राहुल गांधी ने दी है। इधर विनेश फोगाट के साथ जो राजीव जी हुआ है, ये निश्चित तौर पे एक साजिश है और षड्यंत्र है। ये किसी भी तरीके से कोई लापरवाही का मसला दिखाई नहीं पड़ता है। बाकी इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होगी कहाँ, कह दिया जा रहा है तो विदेशी धरती पे था, वहां इंटरपोल की मदद लेकर जांच कराई जाएगी क्या? चूंकि जो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उनका दोपहर में बयान देख रहा था टीवी चैनल्स पे, वो आया था कि इसके लिए दोषी जो हैं वो कोच हैं और डाइटिशियन हैं जिन्होंने ध्यान नहीं रखा। उसके बाद जब खेल मंत्री सदन में बयान देते हैं तो बताते हैं कि क्या क्या सुविधाएं दी गई थी। तो अगर कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष जिम्मेदार ठहरा रहा है कोच डाइटिशियन को, और खेल मंत्री सदन में आकर कुछ और वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये साफ तौर पर इशारा है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र का मामला है, जिसको केसी त्यागी जो कि एनडीए के सदस्य हैं, जनता दल यू के नेता हैं, उन्होंने भाप लिया है। यानी कि जो बीजेपी के समर्थक दल हैं उन्होंने अच्छे तरीके से समझ लिया है कि विनेश फोगाट के साथ कोई षड्यंत्र हुआ है। रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना कि वो सियासत के मैदान में पिछले मतलब हार गई है एक तरीके से, और सुबह जो बजरंग पूनिया है उन्होंने जो ट्वीट किया था और कहा था कि जो सिस्टम से लड़की हार गई वो अब देश के अंदर मेडल लेकर आने वाली है। तो राजीव जी, सिस्टम से जो हारी थी लड़की वो फिर साजिशों के सामने हार गई है। मेडल मिले या ना मिले, लेकिन उसने देश का दिल जीत लिया है, और यही भारतीय जनता पार्टी के उन ट्रोलर्स की हार है जो विनेश फोगाट के पीछे इस देश का अपमान करने पर तुले हुए हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी ये कहा जा सकता है कि इंडिया ने जो मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया है, सियासत के मैदान पर जो पटखनी राहुल गांधी ने दी है, और कुश्ती के मैदान पर भले ही साजिशों से विनेश फोगाट हार गई है, लेकिन उसने साजिशकर्ताओं को जबरदस्त पटखनी दी है। राजीव
जी बिल्कुल। कुश्ती के मैदान की चर्चा हो रही है और चर्चा इधर हो रही है। राहुल गांधी आज लोको पायलट्स को लेकर गए और उनसे पहले लोको पायलट्स ने संसद भवन में मुलाकात की। उसके बाद उन सबके साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की रेल मंत्री से और उनकी जो परेशानियां थी उसको अभी आपने सुन लिया। उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इस बीच अभी थोड़ी देर पहले संजय राउत के घर पर पहुंचे हैं शरद पवार और वहां वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। उससे थोड़ी देर पहले उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे ये तीनों जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर और वहां भी मुलाकात होती है। वहां राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहते हैं। ये सब कुछ सारी तस्वीरें अलग अलग। ये देखिए, ये तस्वीर है अभी शरद पवार संजय राउत के घर पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। तो दिल्ली में गहमा गहमी का आलम है और यह आलम खासकर महाराष्ट्र को लेकर है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने जो आज बयान दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साफ साफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जनता ने बता दिया, दिखा दिया कि बांग्लादेश में क्या स्थिति हो सकती है, आप सतर्क रहिए मोदी जी। ये साफ साफ वो कह रहे थे उद्धव ठाकरे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय जी और देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले जरा मैं वो बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे के जो तेवर हैं, कह रहे हैं मोदी और शाह के धोखे को वे भूले नहीं हैं महाराष्ट्र के लोग और चुनाव में हिसाब चुकता करने की तैयारी में महाराष्ट्र के लोग हैं। और साथ साथ कह रहे हैं कि यहां गंभीरता से आप सोचिए, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को इस गंभीरता पर सोचना इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर आप खुद को भगवान समझने लगेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं। तो अपने आप को भगवान से ऊपर समझने की कोशिश मत कीजिए। मोदी जी के लिए उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है आज जब वो दिल्ली आए हैं। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तमाम हलचल दिल्ली में और इन हलचल के बीच उधर पेरिस से जो हलचल आ रही है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट जो हैं वो किसी साजिश का शिकार हो गई हैं। उसके बहुत सारे पहलू हैं, अलग अलग बिंदुओं को आप देखें तो साफ समझ में आता है कि वहां कोई ना कोई साजिश रची गई है। धनंजय जी, महाराष्ट्र से लेकर पेरिस तक कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बुलंद। जो उद्धव ठाकरे ने एक और बात कही और कहा कि अगर इतनी चिंता है हिंदुओं की तो जाना चाहिए मोदी शाह जी को बांग्लादेश। भाई, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार में आप ही हो। इससे ज्यादा हिंदूवादी सरकार तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकती जितनी हिंदूवादी सरकार ये है। और हिंदूवादी सरकार के रहते भारत की जो समर्थक नेता है उनको देश छोड़ना पड़ गया। मोदी जी तो यूक्रेन में युद्ध रुकवा देते हैं। अब वहां बांग्लादेश में कैसे नहीं रखवा पाए उनको, शेख हसीना को, ये भी सवाल है कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में रखने में भी तो प्रॉब्लम है ही, बांग्लादेश में ही रखवा देते कि हम भेज रहे हैं लोगों को। तो उद्धव ठाकरे ने सही समय पे सही हमला किया है। और उद्धव ठाकरे जो करने गए हैं दिल्ली, उसका किस्सा बड़ा स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है, महाराष्ट्र में जो सर्वे, इंटरनल सर्वे बीजेपी के हैं, वो भी बता रहे हैं कि 50 से 75 सीटों के बीच में जाके सिमट जाएंगे। और ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में इज्जत बचे। जीत मिलने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, अब महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि इज्जत कैसे बचे। और इसलिए लड़ रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय ये एकनाथ शिंदे जी, सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। और अब एक ये भी सवाल उठ रहा है कि जब चुनाव होगा और नतीजा होगा, आएगा, या नतीजा आने से पहले, दोनों स्थिति में, नतीजा आने के बाद कौन नेता बनेगा, विपक्ष का नेता कौन होगा, नतीजा आने से पहले किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा महाराष्ट्र में? मोदी जी के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा जब भी तो जो स्थानीय क्षत्रप है उनके नाम पर लड़ा जाएगा चुनाव। अब क्या एकनाथ शिंदे के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या अजित पवार के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, या क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? ये सवाल है। इसलिए कई पत्रकार पहले कहते रहे, हालांकि मैंने कभी नहीं बोला कि देवेंद्र फडणवीस को फिर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता। अभी वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ऐसी गलती करेंगे और विधायक कहीं शिवसेना वाले सड़क लिए तो और फजीहत हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में तो क्लियर है उनकी परेशानी है।
अब बांग्लादेश वाले प्रसंग में भी मैं बोलूंगा, जो हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से गिरिराज सिंह ने कहा, गिरिराज सिंह का बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि गिरिराज सिंह इसी तरह का बयान देने के लिए फेमस है। गिरिराज सिंह ने कहा कि वह हिंदुओं के साथ फलाना हो रहा है, और कांग्रेस के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग जो है फिलिस्तीन के नाम पर तो रो रहे थे, फिलिस्तीन के नाम पर मर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं? तो भाई फिलिस्तीन के नाम पर जो कर रहे थे, और आप जो अभी तो सत्ता में हो, उनके रोने से क्या फर्क पड़ता? आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो तोप लगा सकते हो, राफेल से जो है आप उनकी निगरानी करते हुए शेख हसीना को ला सकते हो दिल्ली तक, अगरतला से, तो यहाँ वहां लगा सकते थे राफेल, धमका सकते थे कि खबरदार अगर हिंदुओं को मारा तो यहाँ से हम तोप दागेंगे, तुम सारे मारे जाओगे। ऐसा कर सकते थे। और वो कौन है? वो जो हिंदुओं को परेशान करने वाले लोग हैं बांग्लादेश में, वो कौन लोग हैं? वो जमाते इस्लामी के लोग हैं या जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, वो लोग हैं। तो आप जो है मुस्लिम कट्टरपंथियों को जवाब दीजिए, लेकिन क्या मुस्लिम कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए हिंदू कट्टरपंथी होना होगा? अगर आप हिंदू कट्टरपंथी बनकर के जवाब देंगे तो क्या जवाब कबूल किया जाएगा? लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए 50-55 कंट्रीज हैं मुस्लिम के, लेकिन शेख हसीना जो है भारत क्यों आई, बाकी देश शरण क्यों नहीं दे रहा? तो भाई ये तो मुझे तो लगता है ये गर्व का विषय है। हिंदू जो फंडामेंटलिस्ट है उनको भी गर्व करना चाहिए था कि भाई भारत में ऐसा कौन सा गुण है जो फंडामेंटलिस्ट पे भारी पड़ जाता है। और इसका श्रेय मोदी जी को तो कतई नहीं दिया जाएगा कि मोदी जी की वजह से वो शेख हसीना यहाँ आई। शेख हसीना का संबंध तो बहुत पुराना है। तो जो भी हो, मैं उसमें भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है और हिंदू का क्या हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है। हमको चिंता है कि भारत में जो नागरिक हैं उनका क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं भारत में नागरिकों का हिंदू मुसलमान के नाम पर उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। फिर जो है आप उनको जो है दलित के नाम पर पीटते हो, फिर उनको ओबीसी के नाम पर पीटते हो। और ये जो चलाया जा रहा है आरक्षण को लेकर के चलाया जा रहा है कि देखिए वहां आरक्षण को लेकर के इतना बाबेला मचा, भारत में भी आरक्षण है। अरे वहां के आरक्षण में और यहाँ के आरक्षण में अंतर नहीं है। तो ये नैरेटिव बीजेपी के लोग तरह तरह से करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है तमाम नैरेटिव में वो जो है फ्लॉप साबित हुए। और ये जो विनेश फोगाट वाला जो मामला है, अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, खेल उतना नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं सवाल क्यों बनता है। आज दिन में भी हम और सुनील जी थे, मेरे मन में जो सवाल उभर रहे थे कि भाई अचानक वजन कैसे बढ़ गया। अभी तो सेमीफाइनल में थी, वो सेमीफाइनल में सब ठीक ठाक था, सेमीफाइनल से फाइनल में आते हुए अचानक ऐसा क्या होगा कि वजन बढ़ गया, तो मुझे नहीं समझ में आया। संदेह क्यों पैदा होता है उसका आधार बताऊं। संदेह इसलिए पैदा होता है कि विनेश फोगाट जब लड़ाई लड़ रही थी, अपने इज्जत की लड़ाई लड़ रही थी और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह तमाम चीजें कर रहे थे, तुमको देख लूंगा और फलाना कर लूंगा, तमाम जो दबंग लोग करते हैं वो कर रहे थे। और जो कुश्ती संघ है उसमें अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह की चलती है। अब ये भी एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो फलाना को जाना था लेकिन जांच नहीं हुई, जबरन विनेश फोगाट चली गई, इसलिए उसको तो हारना ही था, यहाँ किसी का हक मारा गया, ये भी चल रहा है। ये भी कई विनेश फोगाट के खिलाफ ट्रोलर्स जो है वो सोशल मीडिया पे देखिए ढेर सारी गालियां दे रहे हैं। प्रशांत भाई ने भी शेयर किया है ट्वीट कई लोगों का, उसमें जाकर देखिए, उसमें भी गालियां भरी पड़ी है। विनेश फोगाट और दूसरे लोग कर रहे हैं, उस पर गालियां भरी पड़ी है। ये कौन दे रहे हैं गालियां? ये गालियां देने वाले लोग किसने पैदा किए, और जो पैदा किए क्यों गालियां देते हैं? वो इसलिए गालियां देते हैं कि आप उनके खिलाफ बोलिए मत। लेकिन संदेश जाता है, प्रधानमंत्री अचानक जो है ट्वीट करते हैं कि तुम चैंपियन की चैंपियन हो और फिर कम बैक करोगी। ये करने की जरूरत क्यों पड़ी प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट उस समय क्यों नहीं किया था जब उसके इज्जत पे हमला हुआ था, या कह रही थी वो कि हमारी इज्जत पे हमला हुआ है। जब दिल्ली की पुलिस जो है उसको अपने बूट के तले रौंद रही थी, उसको घसीट रही थी, तिरंगा गिरा हुआ वहां पे जमीन पे, आप वो भी देख लीजिए, तब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे थे? जो गृह मंत्री जी ने कहा और जो रेसलर्स गए थे, जो उनके प्रतिनिधि गए थे और जिस तरह से उनको धमकाया था गृह मंत्री ने, वो क्या बताता है? तमाम चीजें बतलाती है कि आपके विपरीत जो लोग खड़े होते हैं उनके समय जब कोई चीजें होती है तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपका इतिहास रहा है ऐसा, आप साजिश रचने में माहिर माने जाते हो। आप जिसे बांग्लादेश में चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं था, देश में चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, लगातार आज भी बोल रहे हैं लोग। डेमोक्रेसी, वोट फॉर डेमोक्रेसी हो या जो एडीआर हो, दोनों कह रहे हैं कि आप 79 सीटों पर जीते हो, ज्यादा वोट काउंट किया गया। कब से कर रहे हैं? आपने भी प्रोग्राम किया था कि इतने वोट कैसे बढ़ गए।
तो तमाम शक के तमाम दायरे दिखाई पड़ते हैं, शक के तमाम गुंजाइश बनती है। और आपने जब से आपकी स्थापना हुई है तब से आज तक आप षड्यंत्र रचने में माहिर माने जाते हो, तरह तरह के षड्यंत्र रच देते हो। किसको गाली दे दोगे, कब किसको क्या बोल दोगे। आप जो है इतना बड़ा षड्यंत्र रचते हो कि आप कहते हो कि मैं ओबीसी हूं, और आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाते हो दलित को, राष्ट्रपति बनाते हो आदिवासी को, और एनएफएस आपके राज्य में ज्यादा क्रिएट हो जाता है। धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि नहीं हमने बैकलॉग रखा हुआ है, तो कब भरोगे? बैकलॉग कब भरा जाएगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद? 10 साल में तो आपने बैकलॉग भरा नहीं। नॉट फाउंड सुटेबल जो है वो कैसे हो जाता है? वो जो है वाइवा में कैसे हो जाता है नॉट फाउंड सुटेबल? जब वो रिटर्न दे रहा होता है तो पास हो जाता है। वो किस आधार पे हो जाता है? सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं? तो तमाम जगहों पे शक है, और शक की वजह खुद ये सरकार है, क्योंकि इसके दो डबल स्टैंडर्ड बयान होते हैं, कभी इधर बयान कभी उधर बयान। और जिस तरह से ईडी ने किया, जिस तरह से सीबीआई ने किया, जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ आप चलाते हो, आप राहुल गांधी के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ आपने क्या नहीं किया? अभी हाल में जो है राहुल गांधी को जो बोला अनुराग ठाकुर ने, क्या वो सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या कोई ये कहेगा कि जिसकी जात का पता नहीं हो? अरे तुम्हारी जात का कहां से पता है भाई? तुम्हारी जात का भी पता नहीं, और जात से कैसे पता चलेगा? कि तो माँ बताएगी कि किस जात के हो तुम। तो ये इस तरह की गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग, गंदी मंगलसूत्र ले जाएगा, भैंस खोल के ले जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोला। तो इस तरह के लोगों में शक पैदा होगा, क्योंकि ये मेरिट वाले लोग नहीं है, ये भ्रम फैला करके आए। ये कहा था कि हम जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको जेल में बंद कर देंगे। किसको बंद किया जेल में? और जिसको आपने बंद किया जेल में उसके बारे में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह देता कि कोई सबूत नहीं है। अब बताओ, नीट पे प्रकरण जो हुआ उसमें भी सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो आपने किया वो भी संदेह पैदा करता है। तो आप हर जगह तो वही कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान करते हो, बाकी कुछ नहीं करते हो। हिंदू मुसलमान भी झूठा फैलाते हो। भाई सबसे ज्यादा यहाँ प्रताड़ित जो है वो हिंदू से है, वो चाहे दलित हो या पिछड़ा हो, या जितने आप उठाइए मर्डर के केसेज, रेप के केसेज, बदमाशी के केसेज, ज्यादातर आपको हिंदू मिलेंगे। हिंदू को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी हमको परेशान करता है ना। और ये सब करके आप क्या करते हो? जो मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू रहते हैं, जो बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, जो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं, उनकी जान को खतरे में डालते हो। क्योंकि आपके जैसे लोग बांग्लादेश में भी हैं, आपके जैसे लोग पाकिस्तान में भी हैं। और इसका सबूत ये है कि आपने ही सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ। कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई थी, आपने ही सरकार बनाई थी, जिसको आप गालियां देते रहते हो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ। तो आप उनके साथ इसलिए मिल जाते हो कि आपका दोनों का सेम पिच है। दोनों धर्म को लेकर के दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो, नागरिकों को बेवकूफ बनाते हो। वो भी फंडामेंटलिस्ट हैं, वो भी नागरिकों को बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पर, और आप भी बेवकूफ बनाते हो। जबकि आप सब चल रहे होते हो साइंस की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, विज्ञान की वजह से। आपका कहीं अल्लाह काम नहीं आता है, न कहीं भगवान काम आता है, और आप उसके नाम पे बेवकूफ बना रहे होते। आप हिंदुस्तान में हिंदुओं को बना रहे हो, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिमों को बना रहे हैं। लेकिन बड़ी आबादी है जो आपको खारिज कर रही है, और लगातार खारिज कर रही है। लेकिन क्या होता है, हम देखते हैं अपने गांव में, मोहल्ले में, कि 2-4 गुंडे ही जो है पूरे समाज पे कब्जा कर लेते हैं। ऐसा कई बार होता है जी। लेकिन जब समाज उठ के खड़ा होता है फिर कहानी बदल जाती है। और नूह की घटना जो है वो बतलाती है कि जिस दिन समाज उठेगा उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तानाशाही जब नहीं रहते हैं तो ये फंडामेंटलिस्ट कैसे रहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं। और यहाँ से तस्वीर कुछ बदलती हुई इस हिसाब से दिखाई देती है कि एक तरफ आप देखिए देश में जो कुछ चल रहा है, और उसमें भी आखिर चाहे ओलंपिक हो या नॉर्मल देश में जितनी भी बातें, जो भी घटनाक्रम है, इन सब पर अगर निगाहें टिकाएं, नज़रें दौड़ाएं, तो आपको मोदी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं शक पैदा करने की भी गुंजाइश नज़र आती है। इसलिए भी यहाँ इंटरनल मतलब देश के हालात, और उधर अगर बाहर जाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो ओलंपिक चल रहा है उसमें भी ये गुंजाइश दिखाई देती है। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, अब जरा इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, उसी पहलू की बात कर रहे हैं। आपके विचार इस पे? देखिए राजीव जी, जब कोई खिलाड़ी देश के बाहर होता है
तो वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, देश की भावनाएं उसके साथ होती है, लेकिन उसके पीछे पूरे देश की सरकार होती है। जैसा अभी सुनील जी ने बताया कि अगर वो खिलाड़ी वहां पे है तो कितना बड़ा कंटिजेंट वहां पे प्रशासनिक लोगों का जाता है, वह कोच है, डायटीशियन है, मैनेजर है टीम के, वो क्या कर रहे थे, सवाल ये पैदा होता है। और या वो क्या नहीं कर रहे थे, क्या विनेश फोगाट को डांट में रखा गया उनके वजन के बारे में, क्या उनको अलार्म नहीं किया गया? पहली बात देखिए, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि खिलाड़ी अपने खाने पीने का फैसला भी खुद नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने दंगल देखी हो, जो विनेश फोगाट पे ही बनी है फिल्म, उसमें भी ये सीन है कि वजन कम करने के लिए कैसे किया जा रहा है, कोच क्या कर रहा है और कोच किस तरीके की साजिश भी कर रहा है जी। वजन बढ़ाने की, ये भी है उस फिल्म में। तो ये खेल के मैदान में जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, वहां ये किस्से कहानियां खूब हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ये डिस्क्वालीफाई करवाने के वजन के नाम पे ये हथकंडे हैं। ड्रग्स को कोई चीज में, डोप टेस्ट में डिस्क्वालीफाई कराने के किस्से कहानी है, और इसमें कोच और मैनेजर भी कई बार शामिल होते हैं। इसलिए मैंने, देखिए, सबसे पहले सुबह मैंने ही जांच की बात की है, राजनीतिज्ञों से पहले भी की है जी। कि ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए कि क्या ये लापरवाही है एक, और क्या ये साजिश है। साजिश से इनकार यूं नहीं कर सकते कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ पूरा आंदोलन इन लड़कियों ने किया और जिसके खिलाफ कंप्लेंट की, जिसके खिलाफ केस चल रहा है, वो उसी के नॉमिनी है संजय सिंह, जो कुश्ती फेडरेशन के अभी कर्ता धर्ता है, वो उन्हीं के नॉमिनी है। उस कुश्ती पूरे तंत्र में अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह की ही तूती बोलती है। वो तो खुलेआम कहता है कि दबदबा कायम है, पहले भी था, आज भी है। जी। तो क्या उस दबदबा कायम ने ये किया है? और मोदी जी के ट्वीट का टाइमिंग बहुत दिलचस्प है कि कल पूरा देश जब जश्न मना रहा था तब उन्होंने रीट्वीट किया, तमाम लोग प्रवोक करते रहे, लेकिन जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, जो आपने बताया कि लंबा चौड़ा उनका ट्वीट आ गया, और ट्वीट की भाषा, ट्वीट का लेंथ ये बता रहा है कि वो काफी विचार करके लिखा गया ट्वीट है। अचानक नहीं कि फोन उठाया और आपने लिख दिया इतना बड़ा ट्वीट। तो ये सारी घटनाएं इस तरफ इशारा करती हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा था और खिलाड़ी को डाक में रखा है। खिलाड़ी अपने फैसले खुद नहीं ले सकते हैं। ये रणनीतिक फैसला कि अगर वजन कम नहीं हो रहा तो वॉकओवर दे देना है ताकि पिछली जीत के मेडल मिल जाए, ये फैसला भी विनेश फोगाट का नहीं हो सकता। खिलाड़ी अपने आप ये फैसला नहीं कर सकता, ये जो टीम का प्रशासन है वो करता है। तो क्या ये पूरा जश्न जो है उसमें पानी फेरने का कोई जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो था, ये जांच का विषय है और जांच इस पे होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इस पे, और इन सब के बयान होने चाहिए और पूरा डाइट चार्ट और कब क्या किया, पूरी गतिविधियां ओलंपिक विलेज में फोगाट के आसपास के जो विनेश फोगाट के आसपास के जो टीम प्रशासन के लोग थे उनको जांच के दायरे में लाना चाहिए कि मिनट की जानकारी कि कब आपने वेट लिया था, क्या आपने खिलाया उसको, क्या नहीं खिलाया। 53 किलो में वो पहले खेलती थी, वो उनका रणनीतिक फैसला था कि उनको 50 में आना है और उसकी बड़ी चुनौती उन्होंने स्वीकार की कि अनसीडेड होने की वजह से पहला ही मुकाबला उनका चैंपियन से हो गया,
जिसको उन्होंने हरा दिया। तो ये इसमें किसी राजनीति से, किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच का विषय, गंभीर जांच होनी चाहिए। एक अभी आपने अश्विनी वैष्णव की बात की, लोकोमोटिव पायलट से मिले, वो दिलचस्प व्यक्तित्व है उनका। मैं अभी सिर्फ इतना ही उस पर कहना चाहता हूं कि वो सिविल सेवा से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अमेरिका जाके मैनेजमेंट किया, और मैनेजमेंट करने के बाद उन्होंने कंपनी ज्वाइन की जिसका नाम है सीमेंस, और सीमेंस कंपनी को रेलवे ने 26,000 करोड़ का ठेका दिया है, अब तक का सबसे बड़ा ठेका लोकोमोटिव का। ये दोनों बातें अलग अलग हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं कि अश्विनी वैष्णव सीमेंस में वाइस प्रेसिडेंट थे, और रेलवे मिनिस्टर बनने के बाद सीमेंस कंपनी को 26,000 करोड़ का ठेका मिला। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसकी परिस्थितियों की भी जांच होनी चाहिए। अभी इतना ही। तो इस सरकार में तमाम सारे गड़बड़ घोटाले हैं, जहां आप देखें वहां है, खेल के मैदान से लेके राजनीति के अखाड़े तक, और बहुत कुछ जो है। अभी बांग्लादेश की बात हो रही है, बड़े बड़े दावे, मैंने कल भी चर्चा की थी राजीव जी, बड़े बड़े दावे की जाते हैं NSA अजीत डोभाल के बारे में, और राहुल गांधी ने 4 साल पहले किया था, कहा था ये बात, पार्लियामेंट में कही थी कि चाइना और पाकिस्तान की साजिश इस रीजन में है, इनको एक मंच पे आप मत आने दें। भारत सरकार ये करती रही विदेश नीति में, लेकिन इस सरकार की विदेश नीति तो ऐसी मजेदार रही है कि आपने पाकिस्तान और रूस को भी मिलवा दिया, उनकी मिलिट्री एक्सरसाइज करवा दी, और पाकिस्तान आपके पड़ोस में इतना बड़ा खेल कर रहा था, विदेशी ताकतें उसमें शामिल थी। ये केवल जनाक्रोश नहीं है, उस जनाक्रोश के पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें हैं, और जनाक्रोश तो आजकल बॉट से और सोशल मीडिया के कैंपेन से किया जा सकता है। ये हमने यूक्रेन की राजनीति में भी देखा, भारत में भी देखा, अन्य आंदोलन में। तो क्या ये किसी प्रकार का अन्य आंदोलन था जो कहीं से गाइड हो रहा था? इसके बहुत प्रमाण हैं। सवाल ये कि क्या भारत का इंटेलिजेंस, रॉ, NSA, विदेश मंत्रालय इस पे नज़र रख रहा था कि नहीं रख रहा था, और रख रहा था तो अपने पड़ोस में ऐसा तख्ता पलट, और पाकिस्तान का अगर ये ताकतें जहाँ पे जो उसमें शामिल हैं कल को कामयाब हो जाती है। अभी तो मोहम्मद यूनुस बने हैं, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनकी एक बड़ी साख है, और उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनेगी, शपथ कल लेंगे वो। लेकिन मान लीजिए कल वहां पे कुछ ऐसी ताकतें आ जाती सत्ता में, तो भारत का ईस्टर्न बॉर्डर भी जो है, वो जो अब तक कमोबेश शांत था, सामरिक कोई चुनौती नहीं थी शेख हसीना की वजह से, वो चुनौती अब आ जाएगी। तो सरकार में उस तरीके के लोग नहीं हैं, या ये जानबूझ के अनदेखी करते हैं, या गवर्नेंस की कोई अवधारणा नहीं है, 5 साल 10 साल के आगे की सोच के नहीं चलते हैं। ये सब बड़े गंभीर विषय हैं राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, कई गंभीर विषय हैं जिस पर सोचने विचारने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो है वो राजनीति चल रही है। लोकोमोटिव ड्राइवर्स के साथ जब मुलाकात हुई है राहुल गांधी की और उनके साथ अश्विनी वैष्णव की, तो उस मुलाकात की एक वीडियो साझा किया है राहुल गांधी ने। ज़रा उस वीडियो को देख लेते हैं, तुरंत फिर सुनील शुक्ला जी के पास आते हैं। ज़रा वीडियो ले आइए, राहुल गांधी ने जो शेयर किया है। We met Rahul Gandhi to seek his support in resolving the problems in our day-to-day working in railways as loco pilots. तो आज माननीय राहुल गांधी जी हम लोगों को अपना समय दिए और खुद अपने जा करके
माननीय रेल मंत्री जी से मिलवाया हम लोगों को। आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सी 3 चीजें हैं? सर फर्स्ट जो है हम लोगों का ड्यूटी आवर, हाँ, और रेस्ट, हाँ, और हमारे कैब की सिचुएशन, जहां हम रहते हैं, हाँ, वर्किंग प्लेस, मतलब टॉयलेट, एसी, ये 3 चीज हमारे जो है, टॉयलेट और एसी, टॉयलेट, एसी और सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है। लोको पायलट्स हिंदुस्तान की रेलवेज की सेफ्टी को मेंटेन करना चाहते हैं। और जब आप लोको पायलट्स को 16-16 घंटे 20 घंटे चलाते हो, बिना एसी चलाते हो, बिना टॉयलेट चलाते हो, तो हिंदुस्तान की रेलवेज में एक्सीडेंट होने का चांस होता है। तो ये तो आपको एकदम करेक्ट कर देना चाहिए। जी सर, क्योंकि सर ये लोग कहते हैं, हाँ, कि सिग्नल पर कंसंट्रेट रहना है, आप हमको कंसंट्रेट करने कहते हैं, तो मेरा जो वर्किंग कल्चर है, तो कंसंट्रेट करने का एनवायरनमेंट भी तो बनाओ। वर्किंग प्लेस। सर ये लोग क्या करते हैं कि जो इनकी कमेटियां खुद की बनी हुई हैं, उसको भी, उसके रिपोर्ट को भी जो हमारे पक्ष में है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर देने के बाद ग्राउंड लेवल में बट मुझे बताइए, लोकोमोटिव में एसी डालने के लिए मतलब कितना पैसा चाहिए होगा? पैसा की कोई बात नहीं सर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इच्छा शक्ति की बात है सर कि जो एसी लगे नहीं, बट टॉयलेट के लिए क्या इच्छा शक्ति है? मतलब वो पूरे देश में टॉयलेट लगा रहा है, ट्रेन में नहीं लगा सकते, पता क्या मतलब है? यदि असली मजाक उड़ता हुआ देखना है तो हम लोगों के पास में देखा जा सकता है। नहीं सर, ये जो लोग कैसे सर कर रहे हैं, फीमेल भी जो 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करे सर, अगर नेचुरल कॉल आ गया और स्टेशन 1 किलोमीटर दूर अगर बाथरूम है, तो क्या करिए, नीचे करके करिए, तो क्या मतलब ट्रेन रुकनी पड़ती है क्या? हाँ सर, हर जगह तो रोक भी तो नहीं पाएंगे ना, इनका कहेंगे कि लाइन की कैपेसिटी नहीं है। ये लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं लोगों को इंडिया से, उसमें टॉयलेट लगा के दे रहे हैं, ये जानकारी हमको अभी मिली है, और हमारे यहाँ जो यूज मतलब गोरों को टॉयलेट अलाउड है। आज उन्होंने रेल मंत्री जी से टाइम लिया था और हम लोगों को लेकर के गए वहां पर, एंड रेलवे मिनिस्टर हैड ए पेशेंट हियरिंग ऑन द इश्यूज। तो सुन रहे थे सुनील शुक्ला जी, यहां राहुल गांधी लेकर गए। और सबसे बड़ी चीज जो शुरुआत में भी मैं बोल रहा था कि जब राहुल गांधी ने पहली बार यहां दिल्ली में मुलाकात की थी, तो देखिए क्या बवाल मचाया था ट्रोल आर्मी ने, और उन लोगों ने कहा था कि ये ओरिजिनली लोको पायलट्स थे ही नहीं जिनसे राहुल गांधी ने मुलाकात की है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी की लोको पायलट से न सिर्फ 2 बार मुलाकात होती है, एक बार दिल्ली वाली मुलाकात, दूसरी बार सुल्तानपुर में मुलाकात, सुल्तानपुर से लखनऊ आते वक्त आप याद कीजिए, और तीसरी मुलाकात आज होती है और इनको ले जाकर रेल मिनिस्टर से मिलवाते हैं राहुल गांधी। और यहां से एक दूसरी तस्वीर यह दिखाई देती है कि आप झूठ बोलते रहिए, लेकिन यहां सच जो है वो कहीं ना कहीं आपके सामने आकर दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, और वही दिखाई दे रहा है। तो कई सारी बातें, सच्ची बातें जो हैं वो सामने आती हैं, आज आए या कल आए, और वहां पर फिर पछतावा होता है ऐसी सरकारों को जब वो उसके हाथ में सरकार सत्ता नहीं होती है। और ये बात यहां पर नरेंद्र मोदी के लिए जो चुनौती पेश करते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है, उनके लिए ज्यादा यहां और मौजूद हो जाती है बात, इसलिए क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ने जो बात कही है कि भगवान से ऊपर समझने की कोशिश मत कीजिए, जनता ही भगवान है। क्या कुछ देखते हैं आप इस पूरी राजनीति को? मैं तो ये सोचता था कि लोको पायलट्स की मैं ये सोचता था कि ये लोको पायलट्स की ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार नहीं मान रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोको पायलट यह मांग कर रहे हो कि हम रेल चलाते हैं इसलिए हमको जहाज चलाने की भी अनुमति दी जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हम हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे क्योंकि हम तो पायलट हैं तो हम वही काम कर लेंगे। ये कौन सी ऐसी मांग है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी। आज जो इन्होंने रखा, आपके सामने जो बात कर रहे थे वो कि साहब हमारा जो केबिन है उसमें टॉयलेट की व्यवस्था हो जाए। अरे कितनी बड़ी मांग है ये। आजकल जो नई बसें आती हैं, हर बस में टॉयलेट एरिया बना हुआ है। लॉन्ग रूट की जितनी बसें आती हैं, अब जो आपका लोग जो इंजन का है उसको आप ऐसे डिजाइन क्यों नहीं कर सकते हैं जहां पर एक टॉयलेट ही बन जाए? ये कहाँ क्यों असंभव है? दावा तो आप करते हैं कि हम चंद्रमा पे उतर गए और अपने लोको पायलट्स को आप बाथरूम की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। ये कर रहे हैं कि हमारे काम को घंटे को निश्चित कर दिया जाए। अरे साहब तो गैर कानूनी काम करते हैं यार। 16 घंटे 18 घंटे कोई काम करेगा तो जान पे खेल के अपने जान पर नहीं खेल रहा है। जिन यात्रियों को ढो रहा है उनके लिए समस्या पैदा कर रहा है, जो माल ढो रहा है उनके लिए संकट पैदा कर रहा है, और आप इसको अलाउ किए हुए हैं।
इस छोटी छोटी मांगे, जिस मांग को सरकार बहुत ही बिना किसी हस्तक्षेप के अपने पहल पर दूर कर सकती थी, उसमें लोको पायलट्स को यहाँ वहां भटकना पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने जिस पेशेंस के साथ इनकी बातों को सुना और पूरी बातों को समझने की कोशिश की, ये कितनी सी यही वजह है कि ये लोग इनके पास चल के चले आ रहे हैं। गृह मंत्री से मिलना, उनकी बात कराना, उनकी बातों से सहमत होना, सहमति के आधार पे ये कहना कि नहीं, यह बहुत आसान सा काम है। आखिर हुआ कि नहीं हुआ? जो नए डिजाइन आपने करने लगे ट्रकों के, उसको ऐसी बनाया कि नहीं बनाया आपने? ये कौन सी न्यूक्लियर साइंस थी जिसको आप नहीं कर सकते थे? और एक बहुत ही अपरी स्थितियों में ट्रक ड्राइवर्स को अपने आप को ऑपरेट करना पड़ता था। आप एक बेहतर सर्विस कंडीशन देंगे, स्वाभाविक है कि उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर आएगा। मेरा अपना ये मानना है कि महाराष्ट्र की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, ये जो विनेश फोगाट का इशू है, ये हरियाणा के चुनाव में बहुत बुरा असर डालेगा। इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी सत्तारूढ़ दल को। यह कितने भी सफाई दे लें कि जो कुछ भी हुआ उसमें कोई साजिश नहीं थी, लेकिन लोग इसको मानेंगे नहीं। पहली चीज कि अगर विनेश फोगाट ने अपना भार का वर्ग कम किया तो कोई गलत काम नहीं है, दुनिया में तमाम खिलाड़ियों ने किया है। दूसरी बात कि 50 किलोग्राम भार के वर्ग में ही विनेश फोगाट ने अपना प्री क्वार्टर और सेमीफाइनल जीता। इसलिए आप टेक्निकल आधार पे नहीं कह सकते हैं कि उनका निर्णय गलत था या किसी वजह से, अन्य वजह से था। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी के साथ उसके रख रखाव प्रबंधन की जो जिम्मेदारी जिन लोगों के पास थी, उन्होंने यह साजिश की। मैं साजिश का मत कोई षड्यंत्र करने की बात अगर मैं अभी कहूँ कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि अगर, लेकिन यह लापरवाही हुई और लापरवाही भी एक तरह की साजिश है। यह जो एक महिला खिलाड़ी के साथ हुआ, मेरा अपना मानना यह है, मेरी अपनी समझ है कि यह और कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है इस विषय को लेकर, हरियाणा के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। ये जिस तरीके जंतर मंतर घटना मैंने जो माहौल बनाया था, उससे ज्यादा गंभीर विषय बनेगा, क्योंकि यह उस खिलाड़ी के साथ और खिलाड़ी के साथ साथ उस पूरे परिवार के साथ और उस परिवार के साथ साथ पूरे देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया गया है। दूसरी चीज की जो आप महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, मैं धनंजय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वहां भारतीय जनता पार्टी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ रही है, चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, क्योंकि चुनाव जीतने की स्थिति उनके पास नहीं रह गई है। जिस तरीके का जनमत, जिस तरीके का जन समर्थन, जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में समझ में आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार जो शिंदे साहब के नेतृत्व में चल रही है, वह लंबित चुनावों को कराने से जिस तरीके से भाग रही है, यानी कि खुद स्वीकार कर रही है कि स्थितियां उसके अनुकूल नहीं है। अमित शाह के बयान के ऊपर पुणे के उस विधायक का बयान जिन्होंने शरद पवार की आलोचना की थी, और उस पर वहाँ के स्थानीय एनसीपी के ही विधायक अजीत पवार जी के ही विधायक ने आपत्ति किया कि इस तरह के बयानों से पार्टी का नुकसान होगा। अन्य कई नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि पार्टी का नुकसान होगा। पार्टी में चल रहा अंतरकलह, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एक मजबूत चेहरे का न होना, ये तमाम ऐसे कारण हैं कि जिससे, और जो इस साल के लोकसभा चुनाव के दौरान जो परिणाम आए हैं, ये पूरे प्रदेश के राजनीतिक स्थितियों को उसको साफ साफ संकेत देते हैं। और मेरा अपना मानना यह है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जो बात कही गई कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ रही है, वही है। दूसरी तरफ इंडिया दल समूह ने जिस तरीके से अपनी एकता का प्रदर्शन किया, विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर अपनी एक तरह की राय रखी है और अपने आप को एकजुट रहने की कोशिश की है, और जनता के सामने भी एकजुट रख करके दिखाया है, यह उसके जन समर्थन का एक बड़ा कारण बनेगा। आप इसी लाभ में एक छोटी सी बात कर लो, हम लोग जो कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है बार बार कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के एक अपना हाइप क्रिएट कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें सफल हो पाएगी। बड़े बड़े नेताओं को लगाना, बड़े मंत्रियों को उसकी जिम्मेदारी सौंपना, बड़े मंत्रियों के नाम पर एक एक विधानसभा क्षेत्र, दो विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी देना, यह एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश है। और इस माहौल में भी मुझे नहीं लगता कि 2024 का जो राजनीतिक माहौल, इस वर्ष का जो लोकसभा के चुनाव का जो राजनीतिक माहौल था, उस माहौल में कोई तब्दीली हुई है और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर्स करेक्शन करने में सफल हो पाई है।
आज भी उसके खिलाफ माहौल है और वह अपने आप को इन बड़े मंत्रियों और बड़े नेताओं को संबंधित क्षेत्रों में लगा देने के कारण से आपको इसमें राजनीतिक माहौल में बदलाव ला देंगे, ये संभव नहीं है। और यह भी संभव नहीं है कि जिस तरीके से पिछली बार आजमगढ़ का संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव हुआ था या रामपुर क्षेत्र का उपचुनाव हुआ था, विधानसभा संसदीय क्षेत्र का, और तमाम तरह के अवरोध पैदा किए गए, लोगों को आरोप लगा के लोगों को वोट देने से रोकने की कोशिश गई, वह इस बार संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय इंडिया दल समूह के पास जन समर्थन की ताकत है। उनके पास एक मजबूत जन समर्थन है पूरे राज्य में और वह जन समर्थन को शक्ति देता है कि इन तमाम तरह की जो हथकंडे हैं उनका प्रतिकार करने में वो सफल हो जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे काम नहीं आएंगे और इंडिया दल समूह उन हथकंडों का प्रतिकार करने में कामयाब रहेगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो जो कुछ कर रहा है, नरेंद्र मोदी, राजनीति और उन सब के बीच अभी चूंकि ओलंपिक है और ओलंपिक में कहीं ना कहीं यहाँ भी नरेंद्र मोदी की सरकार और खासकर पिछले दिनों जो हुआ, पिछले साल जो घटना घटी थी जंतर मंतर पर, उसको लेकर आज फिर से वो चर्चा क्यों आम हो गई है। और सबसे बड़ी बात जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि आखिर इतनी देर क्यों कर दी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करने में। एक बार जल्दी से आना चाहता हूँ धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, आप भी उसी हिसाब से सोचते हैं जैसे सुनील शुक्ला जी सोच रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र का चुनाव, फिर इधर अगर देखें तो हरियाणा का चुनाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की घटना का असर हरियाणा के चुनाव पे बहुत ज्यादा पड़ने जा रहा है? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आज की घटना का असर तो पड़ेगा ही और आज की घटना का असर ज्यादा दिखेगा, लेकिन ये आज की घटना का खाली असर नहीं है। सुनील जी सही कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल होगा और उसका बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि ताजा ताजा है, लेकिन केवल आज की घटना का नहीं है, किसानों वाला भी तो जुड़ा हुआ है। वो जो विनेश फोगाट के साथ महिला पहलवानों के साथ जो किया इन लोगों ने, वो भी तो जुड़ा हुआ है। जो दिल्ली में किया, दिल्ली में अगर इस तरह से नहीं करते और ब्रजभूषण शरण सिंह को कहते कि हाँ हटिए, आपके खिलाफ आरोप है, और नॉर्मल अगर किसी पे आरोप लगता है, हम पर, आप पर, किसी पर, तो उसके साथ जो किया जाता है वही होता। लेकिन अमित शाह तक ने प्रयास किया कि भाई आप मान लो जो वो कह रहे हैं वही होगा, कोई जांच पांच नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कहा ना। तो वो तो हरियाणा के लोग जान रहे हैं ना। अगर उस समय सही निर्णय दिए होते तो आज मान लिया जाता कि ठीक है भाई ऐसा होता है। जैसा अभी कई चीजें मैं देख रहा हूँ, अभी जो है वर्ल्ड रेसलर फेडरेशन ने भी कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। अपील की थी भारतीय संघ ने, लेकिन उसने कहा कि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट के अंदर नियम बना हुआ है और उस नियम के अनुसार होगा। तो अब तो वो भी खारिज हो गया जो वर्ल्ड रेसलर एसोसिएशन जो करना था, WWI। तो कुल मिलाकर के स्थिति है कि महाराष्ट्र में जो हो या वहां हो, झारखंड में भी मैं बोलता हूँ कि झारखंड में भी असर पड़ेगा क्योंकि आप लगातार आपका झूठ पकड़ा जाता है। अब क्या हो गया है, जैसे हमारे गांव में कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। जब एक बार बदनाम हो जाते हो ना तो आप नहीं भी अगर गड़बड़ करोगे तो भी आप ही का नाम जाएगा। जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, जब अपराधी नहीं पकड़ में आते हैं कि पता नहीं किसने किया, तो सबसे पहले उन अपराधियों को पकड़ के लाते हैं जो कई केस में बंद रहे हैं, उस तरह के केस में उनको पकड़ के लाते हैं कि उनसे कुछ सूत्र मिलेगा और कामयाबी भी मिल जाती है। तो वैसे ही अब 10 सालों में जो आपने किया है, जो आपके तमाम तरीके के हथकंडे जो हो सकते थे, निगेटिव हथकंडे, प्रधानमंत्री जी बोलते भले हैं कि हम सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं, विपक्ष में नकारात्मकता है, लेकिन नकारात्मक मतलब क्या होता है? जो नफरत फैलाए वो नकारात्मक। कौन नफरत फैला रहा है देश में? कौन नियम के अनुसार नहीं चल रहा है? कौन जो है लोकतंत्र को धता बता रहा है? कौन जो है गरीब आदमी को कह देता है या करके कि ये तुम जो है ये कर दो? कौन जो है ईडी के तहत बंद कर देता है? तो तमाम चीजें आप कर रहे हो। आपने किसी को बख्शा क्या? आपने किसी को नहीं बख्शा। तो अब देश की जनता को समझ में आ गया है कि भाई आपका एजेंडा बड़ा क्लियर है और आपके एजेंडे से देश का भला नहीं हो सकता है। और हरियाणा में मुझे तो लगता है बहुत भारी असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भी बहुत फायदा तो हुआ नहीं, बीजेपी को नुकसान हुआ। ठीक है, मुख्यमंत्री जीत करके चले गए, उसके लोकल कई कारण होते हैं, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, समय भी उतना नहीं है। लेकिन एक और हमारे मित्र ने भी सर्वे किया, वहां हरियाणा गए हुए थे, बता रहे थे कि हरियाणा में एज है कांग्रेस को। अब एज, अभी तो चुनाव होने में टाइम, अभी तो घोषणा हुई नहीं है। यहाँ तो चुनाव होने से 2 दिन पहले चीजें बदल जाती है।
दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में हुआ राजीव भाई, कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एकदम कमर कस ली कि हम बेईमानी होने नहीं दें, हम हर जगह हमारे लोग खड़े रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर रहेंगे, जहां कंट्रोल रूम बनेगा वहां रहेंगे, जहां काउंटिंग होगी वहां रहेंगे, आप जैसे लड़ना चाहते हो लड़ लो। और तब समाजवादी पार्टी को सफलता मिली। क्या झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता या उनके साथी दल के कार्यकर्ता हैं वो करने को तैयार हैं, हरियाणा में अगर लड़ने को तैयार हैं तो बिल्कुल सफलता मिलेगी, क्योंकि इनकी जीत में बेईमानी साथ होती है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी एक तस्वीर हम दिखा रहे थे, जरा उस तस्वीर को ले आइए। सोनिया गांधी के साथ मनु भाकर 2 मेडल लेकर आई हैं। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सोनिया गांधी से मिलने पहुंची मनु भाकर, लौट आई हैं ओलंपिक का पदक विजेता, 2 कांस्य पदक ये लेकर आई हैं। और शूटिंग में आपने देखा होगा, और यहीं से इन्होंने ही खाता खोला था, और यहीं से आज एक और गोल्ड या सिल्वर मिल सकता था, लेकिन वो राजनीति का शिकार हो गया या कुछ और हुआ, ये तो आने वाला वक्त है और पता चल ही जाएगा कि किसने क्या किया। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि राजनीति की शिकार हुई हैं विनेश फोगाट, लेकिन मनु भाकर आकर सोनिया गांधी से मिल रही हैं, राहुल गांधी से भी मुलाकात उनकी है। तो क्या कारण है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये सोनिया गांधी से मिलने आ रहे हैं? जरा सोचिए आप भी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं धनंजय जी, आपका बहुत शुक्रिया। सुनील शुक्ला जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो इस चर्चा में बने रहे। बहुत गंभीर चर्चा, और चर्चा ऐसी कि दिन भर विनेश फोगाट जिनके बारे